दोस्तों नमस्कार। कहते हैं इतिहास बहुत बेरहम होता है और खास तौर से राजनीतिक इतिहास। यह तो किसी भी राजनीतिक सत्ता के उसके अपने इतिहास के आईने तले सत्ता को ही भरभरा कर गिरा देता है। याद कीजिए 2013-14 जब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के मैदान में बतौर प्रधानमंत्री कूदे थे, यानी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उस वक्त तकरीबन 365 बार उन्होंने सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया और जनता से किया और खुले तौर पर कहा कि आप मुझे सिर्फ 60 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं इस देश की तकदीर बदल दूंगा। 60 महीने यानी 5 बरस उन्होंने सत्ता के मांगे थे। और उस दौर में क्या कुछ मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस को लेकर जो भी कटघरे थे, हर कटघरे में उस दौर की सरकार खड़ी थी और 60 महीने देने से कोई फर्क इस देश की जनता को पड़ता नहीं। 60 महीने बीत गए, 2019 का चुनाव आया, लेकिन उस चुनाव के प्रचार में ना तो अगले 60 महीनों को मांगने का जिक्र था और ना ही बीते हुए 60 महीनों में उन्होंने किया क्या है इसका कोई जिक्र था। और 2024 के चुनाव में तो 120 महीने का कोई जिक्र नहीं था, यानी 10 बरस का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्पमत में सही लेकिन ताना बाना बुनते हुए एक एनडीए नए सिरे से खड़ा हुआ और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 5 बरस के लिए, यानी 60 महीने और उनके सामने हैं। लेकिन इस बार 60 महीने शायद इतने दूर की गोटी हो चली है कि 6 महीने यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। इस सवाल को लेकर पहली हिस्सा अगर बीजेपी के भीतर शुरू हुआ तो दूसरा हिस्सा आरएसएस ने उसको सुलगाते हुए कहीं ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन इन दो परिस्थितियों से हटकर आज एक तीसरी परिस्थिति का जिक्र हम करने वाले हैं। यह परिस्थिति उस एनडीए की है जिसके भरोसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, या कहें अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी सत्ता की अगुवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और एनडीए के भीतर जो भी राजनीतिक दल हैं उसे एक चीज समझ में आ चुकी है कि सत्ता के लिए वह बीजेपी के साथ आई या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय उसने खुद को बीजेपी या कहें एनडीए के हवाले कर दिया, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी मांगे थी। उन मांगों को पूरा किया जाएगा क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी बातों को वह दूर कैसे नहीं करेंगे, जिसकी भी वो मांग करेंगे जरूर करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों की जो भी मांग होगी वह दो ही दिशा में जाती है। एक दिशा वो चाहती है कि अपने राजनीतिक जमीन को पुख्ता करने के लिए जिस भी मांग को मानी जाए वो मांग पूरी होनी चाहिए, और दूसरा उस राजनीतिक दल की जमीन कभी भी सिकुड़नी नहीं चाहिए, उसका विस्तार हो जाए तो अच्छा है। और इन दोनों परिस्थितियों के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। राजनीतिक तौर पर वोटों के समीकरण, बीजेपी के साथ किसकी केमिस्ट्री कैसे बन जाए, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी 6 महीने हुए नहीं हैं। 6 महीने तो दिसंबर तक पूरे होंगे। लेकिन इनके बीच ही जो भी एनडीए के साथी दल हैं उनके भीतर एक सवाल झटके में बड़ा हो चला है। पहला सवाल यह है कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन क्या बीजेपी खत्म करने पर तुली है, क्योंकि बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन जो उसे बनानी है और सत्ता में बने रहना है वह उससे मैच करती नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी को यह लगने लगा है कि अपने बूते जब तक वह इस देश की राजनीति के बीच में खड़ी नहीं होगी तब तक उसको चुनावी जीत मिल नहीं सकती है। और यह संयोग है कि 2024 के चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा होता नहीं। क्योंकि जनता जब चुनती है तो वह किसी को इसलिए नहीं चुनती है कि आप अल्पसंख्यक मत के साथ भी
सत्ता में बने रह जाएं, ऐसा होता नहीं है। और भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि हम आपको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आपको बहुमत नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है। बात की तिकड़मों के आसरे बहुमत जुगाड़ लिया जाता है, चाहे वो वीपी सिंह का दौर याद कर लीजिए, चाहे वह देवगौड़ा का दौर याद कर लीजिए, चाहे आई के गुजराल का दौर, यानी गठबंधन के दौर की परिस्थिति में चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को भी याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 38 राजनीतिक दल थे, वो सबको एक साथ लेकर चल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी क्षणों में शाइनिंग इंडिया का बूथ कुछ इस तरीके से उन पे सवार हो गया कि जो उनके अपने सहयोगी थे वो ना नुकुर कर रहे थे कि जल्दी चुनाव मत कराइए और ये शाइनिंग इंडिया के चकाचौंध में खो मत जाइए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द की जो चौकड़ी थी वह तो हवाई उड़ान पर थी और अटल बिहारी वाजपेयी 2014 में हार गए, लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगियों को साथ लेकर चलते रहे। अब 2024 में 28 दल बीजेपी के साथ जरूर हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी पार्लियामेंट के भीतर ताकत है। और उन्हीं राजनीतिक दलों के भीतर और उसमें भी सबसे मजबूत राजनीतिक दल एक बात समझ गए हैं, जिस राजनीति के रास्ते वो खड़े हुए, संसद तक पहुंचे, सत्ता मिली, राज्य के भीतर मुख्यमंत्री भी बन गए और आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को साधते हुए आगे भी बढ़ेंगे, उन सब पर इस दौर में रोक लग रही है या फिर वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। एक नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, दूसरा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं तभी तक उनके सांसद विधायक साथ हैं या जनता दल यूनाइटेड बची हुई है। और उसके भीतर का एक सच और है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिस जिस नुमाइंदे को दिल्ली में भेजा गया वह नुमाइंदा नीतीश कुमार के दूर हो गया और बीजेपी या कहें मोदी सरकार के करीब हो गया। मौजूदा वक्त में आप कह सकते हैं हां, हरिवंश जी भी तो ऐसा ही है। इससे पहले भी एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको नीतीश कुमार ने बड़े भरोसे के साथ, ब्यूरोक्रेट थे, जब आए तो बड़े करीबी के तौर पर रहे और एक वक्त के लिए तो उन्हें जनता दल यूनाइटेड की कमान भी सौंप डाली, लेकिन दिल्ली भेजे तो फिर वह बीजेपी और मोदी शाह के होकर रह गए। उन्हें जनता दल यूनाइटेड छोड़ना पड़ा। इस दौर में आप कह सकते हैं एक और शख्स हैं जो इस दौर में लगातार करीब आ चुके हैं बीजेपी के नेताओं की या कहें मोदी शाह की। और जिस तर्ज पर यह सरकार चल रही है उसमें मोदी सरकार अपने लिए ऐसा रास्ता बनाना चाहती है कि अगर एनडीए के भीतर के गठबंधन टूट जाएं, टूटने से पहले उनको तोड़ दिया जाए या उनके लोगों को साथ ले लिया जाए। 272 का आंकड़ा पकड़े या ना पकड़े, लेकिन उस दिशा में मजबूती तो हो ही जानी चाहिए। और एक बात तो सच है कि कोई भी नेता इस देश के भीतर में जब राजनीति करता है तो वह खुद को भी देखता है, और जो खुद को देखता है ऐसे सांसदों की तमाम राजनीतिक दलों में कमी नहीं है। और खास तौर से जब यह बात स्पष्ट हो चली है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ताकतवर और सत्ताधारी शख्स के रूप में हैं, तो उनके साथ रहने में क्या दिक्कत होगी। तो हर वह मुद्दा जो उन राजनीतिक दलों से टकरा रहा है, चाहे नीतीश कुमार का मुद्दा अलग अलग वोट बैंक के आश्रय बीजेपी से हटकर राजनीति को साधने का हो, चाहे चिराग पासवान द्वारा उठाए गए मुद्दे राजनीतिक तौर पर बीजेपी से अलग लगे, चाहे महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आपको टकराते हुए दिखाई दे, राजनीतिक सौदेबाजी उनकी कम हो चली है। और बीजेपी ने एक नया पाठ इस दौर में पढ़ा है, आरएसएस के जरिए समझा है कि जब बीजेपी वर्सेस ऑल होगा तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है। लेकिन बीजेपी के साथ कहीं पर आप अजीत पवार को खड़ा कर लीजिए, कहीं शिवसेना तोड़कर आप एकनाथ शिंदे को खड़ा कर लीजिए, कहीं यू टर्न लेने वाले नीतीश कुमार को खड़ा कर लीजिए, और वो भी ना चले तो एक वक्त दुर्गा सोरेन और अब चंपई सोरेन, ऐसी परिस्थिति भी आपके साथ आ जाएगी तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यानी
ताकत के साथ वो नहीं रहेगी और वो कमजोर दर कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन राजनीति के जिस मुहाने पर भारत में जनता अब चुनाव देने को लेकर इस बात की तैयारी करती है कि एक तरफ बीजेपी को सत्ता में लाना है या फिर उसे हटाना है, यह सोच अगर 2024 में थी तो अब आने वाले वक्त में हर चुनाव में किसे सत्ता में लाना है, यह सोच बीजेपी माइनस होकर चलेगी। यहां पर दो मंत्र पहले और समझ लीजिए, तब उस एनडीए के भीतर की राजनीति के साथ आपको जोड़ा जाएगा। दरअसल बीजेपी के भीतर के जो भी सच है वो बीजेपी अपने राजनीतिक अस्तित्व को भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहती है। इसीलिए वह उन मुद्दों के आसरे आगे बढ़ रही है जहां पर उसके साथ उसके कट्टर समर्थक तो कम से कम बने रहे। लेकिन संयोग ऐसा है या त्रासदी ऐसी है कि बीजेपी की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में राजनीतिक सत्ता पर बने रहने के लिए दो ही रास्ते पर चल सकते हैं। या तो एनडीए के सहयोगियों की बात जो उनकी अपनी राजनीति के हिसाब से चले, उनकी बातों को मान लें, कुछ विपक्ष का दबाव काम करे और विपक्ष के पास वह वोट बैंक ना चला जा रहा हो जिससे सहयोगियों को लगता हो कि दरअसल अगर बीजेपी उस रास्ते चल पड़ेगी या सरकार उस रास्ते चल पड़ेगी तो उनकी राजनीति कमजोर हो जाएगी। तो वह झुकते हैं और यह झुकना बर्दाश्त नहीं है। बीते 10 बरस की यात्रा जिसने भी बीजेपी के साथ मिलकर किया उसे समझ में आ गया, हमें एक नया चेहरा खोजना होगा। यह तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। यह दूसरा रास्ता दरअसल उस कॉरपोरेट के पैसे पर टिका है जिसमें बार बार कॉरपोरेट को आसरा कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां देती हैं कि आप ही के लिए तो हम हैं, तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ हमें देखना है और राजनीतिक तौर पर हमारी मदद उसी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए करनी है जो लगातार आती रहेगी। तो यह लालच उन तमाम राजनीतिक दल और नेताओं के भीतर दी जा सकती है कि आप हमारे साथ रहिए और धीरे धीरे हमारे साथ ही आ जाइए। इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे बीते 2-3 दिनों में हमने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे थे कि 3 महीने के भीतर 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई, लेकिन उस प्रोजेक्ट का ठेका दिया किसे गया है, काम किससे लिया जा रहा है, ठेका किसको दिया जा रहा है। जनता को अब यह पूछना होगा, इतनी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कि यह सवाल उठे आप जो भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं उसका लाभ किस कॉरपोरेट को होने वाला है। 2 लाख करोड़ था और उसके बाद जो 12 इंडस्ट्रियल सिटी का जिक्र किया गया उसका प्रोजेक्ट का ठेका किसको देंगे। चाहे वो अलग अलग कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही हो या इस देश के भीतर में इंडस्ट्रीज का जिक्र हो रहा हो, देंगे ठेका किसको।